जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के नजदीक स्थित देशों के लिए सिक्योरिटी खतरा पहले से ही है और साउथ कोरिया का सिचुएशन तो बाकी देशों की तुलना में और भी बदतर है, क्योंकि एक तरफ जहां पे उसका सामना चाइना जैसे विस्तारवादी देशों के खिलाफ है, तो वहीं पे नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी साउथ कोरिया के लिए एक खतरा बना हुआ है। ऐसे में साउथ कोरिया का डिफेंस सेक्टर में उन्नतिकरण काफी ज्यादा जरूरी है और दोस्तों, इसे ही आगे बढ़ाने के लिए साउथ कोरिया की तरफ से कई सारे डिफेंस सेक्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट को रखा गया है, जिनमें से आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दो महत्वपूर्ण साउथ कोरियन डिफेंस प्रोजेक्टों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इनमें से सबसे पहला प्रोजेक्ट साउथ कोरिया के 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट KF-X, जबकि दूसरा प्रोजेक्ट एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया का जो नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है, उसका पहला प्रोटोटाइप संभावित आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर साउथ कोरिया द्वारा रोल आउट किया जा सकता है। दोस्तों, इस फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को कोरियन फाइटर एक्सपेरिमेंटल कहा जा रहा है। टोटल 6 प्रोटोटाइप बनाने का बात कहा गया है और संभावित पहला प्रोटोटाइप अप्रैल के महीने में ही रोल आउट होगा। दोस्तों, फिलहाल इन प्रोटोटाइपों को रोल आउट करने के बाद ग्राउंड टेस्ट किया जाएगा और ग्राउंड टेस्ट खत्म होने के बाद संभावित नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 से इसका फ्लाइट टेस्ट शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को लेकर साउथ कोरियन अथॉरिटी की तरफ से हाल ही में जानकारी देते हुए कहा गया है कि इन एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट खाली साउथ कोरिया के आर्म फोर्सेस को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि लोकली करीबन 1,10,000 जॉब भी क्रिएट करेगा। एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम 2016 में शुरू किया गया था, जबकि एक जानकारी में यह भी बताया गया है कि 2020 में इस प्रोजेक्ट ने खाली 10,000 जॉब क्रिएट किया। इवन दोस्तों, एयरक्राफ्टों को लेकर साउथ कोरियन अथॉरिटी का यह भी कहना है कि फ्यूचर में ये दुनिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को मार्केट में कंपटीशन भी देगा, जिनमें अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी है। जबकि इन एयरक्राफ्टों को साउथ कोरियन अथॉरिटी के द्वारा 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि फ्यूचर में इन एयरक्राफ्टों में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बढ़ा के इसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में भी तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों, हाल ही में एयरक्राफ्टों के ऊपर जानकारी देते हुए अथॉरिटी का यह भी कहना था कि एयरक्राफ्टों को ब्लॉक वाइज डिवाइड करके डेवलप किया जा रहा है और इसके ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वर्जन के डेवलपमेंट खत्म होने के बाद एयरक्राफ्टों को संभावित 5th जनरेशन के तरजीह पे और डेवलप किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे जो ब्लॉक 1 डेवलपमेंट स्टेज है, इसमें एयरक्राफ्टों को 2016 से लेकर 2026 के दरमियान बेसिक डिजाइन के अंदर से गुजारा जाएगा, जिनमें एयरक्राफ्टों के एरोस्ट्रक्चर और फ्लाइंग कैपेबिलिटी के ऊपर ध्यान रखा गया है। जबकि 2026 से 2028 के दरमियान ब्लॉक 2 स्टेज में एयरक्राफ्टों के हथियार और अन्य इक्विपमेंटों के ऊपर काम किया जाएगा। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को कई हद तक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके फ्रंटल सेक्शन में स्टेल्थ डिजाइन और कुछ स्टेल्थ फीचर को भी जोड़ा गया है। जबकि एयरक्राफ्टों में जो इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, उसे लेके अभी से ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कई हद तक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के आसपास का है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों में आधुनिक जनरेशन के टेक्नोलॉजी जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और अन्य आधुनिक सिस्टमों को लगाया गया है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों में खाली साउथ कोरिया द्वारा डिजाइन और डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया है, बल्कि इसे लोकलाइज करने के लिए करीबन 65% इंडिजीनियस इक्विपमेंटों का भी इस्तेमाल किया गया है। मध्यम वर्ग के ये एयरक्राफ्ट असल में 2 इंजन वाला एक एयरक्राफ्ट है, जिसका पेलोड क्षमता करीबन 7.7 टन है, जबकि ये एयरक्राफ्ट करीबन 5.3 टन के फ्यूल को भी कैरी कर सकता है और एयरक्राफ्टों में 10 हार्ड पॉइंट होगा, जिनमें साउथ कोरिया का दावा है कि दुनिया के 50 अलग अलग तरीके के हथियारों को लगाए जाने का क्षमता है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में साउथ कोरिया द्वारा इंडोनेशिया को भी जोड़ा गया है और इंडोनेशियन वर्जन का नाम IF-X रखा गया है। एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए साउथ कोरिया द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक के F414KI आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके का इंजन इंडिया अपना तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल करने का इरादा रख रहा है। दोस्तों, फिलहाल साउथ ईस्ट एशिया में साउथ कोरिया के KF-X एयरक्राफ्टों को काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है, क्योंकि इस रीजन में साउथ कोरिया का दबदबा भी अच्छा है और चाइना के खिलाफ साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जो जरूरत पड़ने पे डट के चाइना का मुकाबला भी कर सकता है। वहीं पे दोस्तों, साउथ कोरिया खाली फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कॉन्सेप्टों को भी आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि जरूरत पड़ने पे समुद्र के अंदर भी साउथ कोरिया अपने दबदबे को मजबूत कर सके। दोस्तों, साउथ चाइना सी के अंदर चाइना द्वारा 2020 के दरमियान काफी ज्यादा हलचल मचाया गया और कई सारे देशों के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने का भी प्रयास किया गया। एक तरफ जहां पे साउथ चाइना सी के अंदर चाइना को रोकने के लिए अमेरिका द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं पे इस क्षेत्र के नजदीक स्थित देश खाली अमेरिका के ऊपर भरोसा करके नहीं रह सकता और ऐसे ही तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है साउथ कोरिया की तरफ से। साउथ कोरिया अपने नेवी को ब्लू वाटर नेवी के स्टेटस में तब्दील करने का भी प्रयास कर रहा है, तो वहीं पे चाइना द्वारा एग्रेसिवली जिस तरीके से अपने जहाजों को निर्माण किया जा रहा है और जिस तरीके से क्षेत्र के नजदीक तैनात किया जा रहा है, उसे भी काउंटर करने के लिए तैयारी साउथ कोरिया द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में चाइना की तरफ से अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी लॉन्च किया गया है, जबकि चाइना ऐसे कई सारे और एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जबकि
एम्फीबियस असॉल्ट शिप के नाम से भी चाइना द्वारा एक बड़े आकार के जहाज को तैयार करके हाल ही में ही समुद्र में उतारा गया और ये जहाज बड़े आकार के हेलीकॉप्टरों को भी कैरी कर सकता है। और दोस्तों इसे देखते हुए अब साउथ कोरिया अपने हेलीकॉप्टर कैरियर के जो कॉन्सेप्ट है उससे आगे बढ़ के लाइट एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण करना चाहता है। दोस्तों साउथ कोरिया अपने लाइट एयरक्राफ्ट कैरियरों को वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाले एयरक्राफ्ट मतलब F-35B जैसे एयरक्राफ्टों से लैस भी करना चाहता है, क्योंकि छोटे आकार के एयरक्राफ्टों के ऊपर भारी भरकम एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करना काफी मुश्किल होता है और साथ में ऐसे एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियरों को कई सारे अलग अलग इक्विपमेंटों से लैस भी करना पड़ता है, जैसे कि कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टम या फिर एरेस्टिंग वायर। इसके अलावा अगर कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने स्की जंप जैसे रैंप का भी तैयारी करना पड़ता है ताकि एयरक्राफ्ट यहां से टेक ऑफ कर पाए। पर साउथ कोरिया द्वारा अपने हेलीकॉप्टर कैरियर के डिजाइन के जैसे ही एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ कोरिया के पास फिलहाल 2 डोगडो क्लास के एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। दोस्तों ये साउथ कोरिया नेवी के सबसे बड़ा जहाज है और इसका वजन करीबन 19,500 टन है। दोस्तों 200 मीटर के लंबा ये जहाज सिर्फ फिलहाल हेलीकॉप्टरों को ही कैरी कर सकता है और दोस्तों इन जहाजों में करीबन 15 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया जा सकता है। साउथ कोरिया फिलहाल ऐसे टोटल 3 जहाज निर्माण करने का इरादा रख रहा है, जिनमें से फिलहाल एक कंप्लीट हो चुका है और एक अंडर सी ट्रायल है और दोस्तों तीसरा जहाज संभावित एक लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में तैयार किया जा सकता है। वहीं पे कहीं पे यह भी कहा जा रहा है कि जो तीसरा जहाज है उसे साउथ कोरिया द्वारा LPX-2 क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर में डिजाइन किया जाएगा और इसका काम संभावित आने वाले कुछ सालों में शुरू किया जा सकता है और इसे लेके प्लान तो ये है कि इसे 2030 में कमीशन और 2033 में सर्विस में एक्टिव किया जाएगा। दोस्तों साउथ कोरिया के प्लान के मुताबिक इसे 40,000 टन के एक एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बनाना है, जिसमें कम से कम 20 या उससे अधिक F-35 एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया जा सके। इन्हें निर्माण करने के लिए हुंडई हेवी इंडस्ट्री को चुना गया है, जो ऑलरेडी साउथ कोरिया के लिए कई सारे जहाजों का निर्माण कर चुका है। दोस्तों कॉन्सेप्ट में इन जहाजों को क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे ही डिजाइन करना है, लेकिन उसमें स्की जंप है, इसमें स्की जंप नहीं होगा, लेकिन इसमें क्वीन एलिजाबेथ क्लास के जैसे 2 आइलैंड हो सकता है। मतलब एक जहाज को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सेंटर, जबकि दूसरा इसमें इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्टों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सेंटर। इवन जहाजों में आधुनिक से आधुनिकतम मल्टी फंक्शनल रडार का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इन रडारों के द्वारा संभावित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को ही नियंत्रित किया जाएगा। दोस्तों चाइना द्वारा कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण किया गया है और संभावित ऐसे ही खतरों से निपटने के लिए इन जहाजों को पहले से ही तैयार किया जाएगा। पर दोस्तों इस आकार के ये पहला कोई ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होगा जिनमें F-35 जैसे वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हो। अमेरिका ऑलरेडी अपने एम्फीबियस असॉल्ट शिपों में वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाले एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें अमेरिका का वाप्स क्लास और अमेरिका क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप शामिल है। और दोस्तों इसके अलावा महत्वपूर्ण बात तो ये भी है कि चाइना जिन एयरक्राफ्टों से सबसे ज्यादा डरता है, ताइवान अब उन एयरक्राफ्टों को अपने एयरफोर्स के अलावा जहाजों के साथ समुद्र में भी तैनात करना चाहता है। पिछले साल कुछ रिपोर्टों में चाइना की तरफ से यह भी डर जताया गया था कि कितना हद तक चाइना F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों से डरता है और साउथ कोरिया द्वारा अगर एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण करके उसे F-35 एयरक्राफ्टों के साथ डिप्लॉय किया जाता है तो ये एक तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के लिए भयानक सपने के जैसा ही होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।